हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्राइसिस इंटरवेंशन। हम पहले समझते हैं क्राइसिस के बारे में। क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस एक इंटीग्रल कंपोनेंट है एवरीडे लाइफ सिचुएशन का। ये लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है इन डिफरेंट वेज। क्राइसिस के कारण इंडिविजुअल का जो हेल्थ लेवल है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कम इन द सेंस क्राइसिस की वजह से जो स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से उसका जो डे टू डे लिविंग एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट होता है। और फंक्शनिंग हेल्दियर भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से नए स्ट्रेंथ, स्किल और कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप होता है इंडिविजुअल में। तो इस तरह से जो फंक्शनिंग लेवल है वो इम्प्रूव भी हो सकता है। अब अपन देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्राइसिस। Crisis is a state of disequilibrium resulting from the interaction of an event with the individual's or family coping mechanism which are inadequate to meet the demands of situation combined with individuals or families perception of the meaning of the event according to Taylor. So crisis का definition क्या बोल रहा है? It's a state of disequilibrium resulting from interaction of event with the individuals or families coping mechanism जो कि inadequate है to meet the demands of the situation. तो ये था definition of crisis. Now we'll see what are the types of crisis. 3 types है: maturational, situational and social crisis. तो पहला अपन देखते हैं maturational crisis. Maturational crisis is a stage in person's life where adjustment and adaptation to new responsibilities and life patterns are नेसेसरी। ये लाइफ का एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर पर्सन को एडजस्ट करना है, अडाप्ट करना है, नए चेंजेस या फिर नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सामने उनको एडजस्ट करना है और अडाप्ट करना है। उसको हम बोलते हैं मैचुरेशनल क्राइसिस। ये एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है जो कि इंडिविजुअल एक सक्सेसफुल स्टेज में डेवलप करता है या मूव करता है, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम रिजल्ट होता है। इस क्राइसिस को इंडिविजुअल सक्सेसफुली कोप अप कर लेता है अगर उसका सपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छा है और साथ ही साथ जो रोल है उसको वो प्रॉपरली अच्छे से एक्सेप्ट कर ले। एग्जाम्पल्स हैं मैरिज, एडोलसेंस, पेरेंटहुड, मिड लाइफ एंड रिटायरमेंट। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैचुरेशनल क्राइसिस। एक ऐसा स्टेज जहाँ पर इंडिविजुअल को एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है टू अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइफ पैटर्न। सेकेंड पॉइंट है हमारा सिचुएशनल क्राइसिस। इसमें ऐसा कोई सिचुएशन है, ऐसा कुछ इवेंट होता है जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया था और उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और रिजल्ट करता है डिसइक्विलिब्रियम बाय थ्रेटनिंग वन सेंस ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी। उसे हम बोलते हैं सिचुएशनल क्राइसिस। एक एग्जाम्पल है प्रीमैच्योर बर्थ, स्टेटस एंड रोल चेंजेस, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, फिजिकल और मेंटल इलनेस, डाइवोर्स, चेंज इन जियोग्राफिकल लोकेशन एंड पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे सिचुएशनल क्राइसिस जो कि अनएंटिसिपेटेड इवेंट जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है और स्ट्रेस हो रहा है। सो दिस वाज सेकेंड पॉइंट, सिचुएशनल क्राइसिस। थर्ड इज सोशल क्राइसिस. It is accidental, uncommon and unanticipated and result in multiple losses and radical environmental changes. It includes natural disasters like floods, earthquake, violence, nuclear accident, mass killing, contamination of large areas by toxic waste, wars, etc. So social crisis accidental है, uncommon है और unanticipated है और बहुत सारा लॉस होता है इसमें। और ये अलग है सिचुएशनल और मैचुरेशनल बिकॉज ये इंडिविजुअल लाइफ में नहीं होता, ये पूरे मास को कम्युनिकेट करता है, कवर करता है। सो दिस इज सोशल क्राइसिस। एग्जाम्पल्स थे नेचुरल डिसास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वायलेंस, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, मास किलिंग, कंटामिनेशन ऑफ लार्ज एरियाज। सो दिस वॉज थर्ड सोशल क्राइसिस। तो 3 टाइप के क्राइसिस देखा हमने, मैचुरेशनल, सिचुएशनल एंड सोशल क्राइसिस। अब हम आगे देखते हैं फेसेस ऑफ क्राइसिस। कैप्लन ने डेवलप किया है, डिस्क्राइब किया है 4 फेसेस ऑफ क्राइसिस, फेस 1, 2, 3 एंड 4। तो अपन एक के बाद एक देखते हैं। पहला है फेस 1। इसमें इंडिविजुअल थ्रेट को परसीव करता है और जनरेट करता है इंक्रीज्ड एंजाइटी। नॉर्मल कोपिंग स्ट्रैटेजीज को एक्टिवेट करके क्राइसिस को सॉल्व करता है। अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो मूव ऑन करता है फेस 2। फेस 2 इज इनइफेक्टिवनेस ऑफ फेस 1 कोपिंग मैकेनिज्म लीड्स टू फर्दर डिसऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी,
और इंडिविजुअल में अटेम्प्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन इन रैंडम फैशन, जो तरीका उसको समझ में आता है उस तरह से वो कोप अप करने के लिए कोशिश करता है, और इस वजह से एंजाइटी जो होती है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होने लगती है। तभी भी अगर क्राइसिस अनसॉल्व रहता है तो मूव ऑन करता है फेज़ 3। फेज़ 3 में अगेन वो ट्राई करता है, रीडिफाइन करता है क्राइसिस को, हर तरह से समझने की कोशिश करता है ताकि वो नए मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म का यूटिलाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन अगर अनसक्सेसफुल होता है तो फर्दर डिसऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट का, इवेंट का, एंड इंडिविजुअल मूव्ड इनटू फेज़ 4। फेज़ 4 इज सीवियर टू पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी विद प्रोफाउंड cognitive and emotional physiological changes, and then is referred to further treatment resources. So these are the phases of crisis according to Kaplan, phase 1, 2, 3 and 4. अब हम देखते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन। डेफिनेशन क्या है क्राइसिस इंटरवेंशन का? इट इज़ अ टेक्निक यूज टू हेल्प एन इंडिविजुअल और फैमिली टू अंडरस्टैंड एंड कोप विद द इंटेंस फीलिंग्स दैट आर टिपिकल ऑफ अ क्राइसिस। एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं ताकि इंडिविजुअल और फैमिली को अंडरस्टैंड कर सके और कोप अप कर सके इंटेंस फीलिंग दैट आर टिपिकल ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। पहला पॉइंट है असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, सेकेंड डिफाइनिंग द इवेंट, थर्ड इज डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन, हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू बी अवेयर ऑफ द फीलिंग्स, हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन मास्टरी ओवर द फीलिंग। तो हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट है असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है और उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व है, और ज़रूरी है कि क्या क्या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है ताकि हम समझ सके कि पर्सन की जो फीलिंग्स है कितनी हद तक अफेक्ट हुई है। इससे हमको इंडिविजुअल का जो स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है वो भी हमको समझ में आ जाता है। तो दिस वॉज फर्स्ट पॉइंट, असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। सेकेंड है डिफाइन करना इवेंट को। इसमें विक्टिम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि इवेंट क्या है, किस तरह से हुआ है डिनाइल के कारण। सो थेरापिस्ट जो होते हैं वो रिव्यू करेंगे डिटेल्स को ऑफ द इंसिडेंट इन द पास्ट 2 to 4 वीक इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इवेंट जिसकी वजह से क्राइसिस रिजल्ट हुआ है। सो दिस वॉज सेकेंड पॉइंट, डिफाइनिंग द इवेंट। थर्ड है डेवलप प्लान ऑफ एक्शन। थेरापिस्ट इंडिविजुअल और फैमिली के साथ मिलकर डेवलप करेंगे प्लान ऑफ एक्शन, और इट मस्ट बी क्लियर एंड सिंपल ताकि वो समझ सके और फॉलो कर सके, और जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, इंस्ट्रक्शंस को राइट डाउन करना है, क्योंकि वर्बली कम्युनिकेट करने से ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम उसको पूरा रिटेन कर सके। सो दिस इज डेवलपिंग अ प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू बी अवेयर ऑफ द फीलिंग्स। इसमें ज़रूरी है कि विक्टिम को हम रियलाइज़ कर सके कि उनकी एक्चुअल फीलिंग क्या है, क्या वो महसूस कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ क्राइसिस। सो थेरापिस्ट एक एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे ताकि विक्टिम जो है कंफर्टेबली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग को वेंटिलेट कर सके। एट द सेम टाइम थेरापिस्ट इतना एफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो ऑब्जर्व कर सके वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बिहेवियर ऑफ द विक्टिम बाय केयरफुल असेसमेंट। लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन मास्टरी ओवर द फीलिंग। इसमें इंडिविजुअल विक्टिम को हमको सपोर्ट गाइडेंस देना है एडुकेट, ताकि वो कोप अप कर सके, हैंडल कर सके फीलिंग्स जो कि क्राइसिस से एसोसिएटेड है। उनको एनकरेज करना है ताकि वो दूसरे को ब्लेम ना करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे, समझे। इंश्योर करना है कि इंडिविजुअल जो है वो डेवलप ना हो जाए, डिपेंडेंट ना हो जाए थेरापिस्ट पे, जो कि एक अनहेल्दी रहेगा। लास्टली रेगुलर फॉलोअप करना है ताकि हमको इम्प्रूवमेंट समझ आ सके विक्टिम के बारे में। So these were the steps of crisis intervention. Now we'll see what are the techniques of crisis intervention. पहला है catharsis, second is clarification, manipulation, reinforcement of behavior, support of defenses, increasing self-esteem, exploration of the solution. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं techniques of communication में। तो पहला है catharsis. Catharsis का मतलब हमको पता है release of feelings that take place as the patient talks about emotionally charged areas. पेशेंट की फीलिंग्स को रिलीज़ करना, दैट इज कैथारसिस। क्लैरिफिकेशन मीन्स क्लियर करना व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन इवेंट। एनकरेज करना पेशेंट को ताकि वो एक्सप्रेस कर सके, क्लियर एक्सप्लेनेशन, दिस इज क्लैरिफिकेशन। थर्ड इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में हम पेशेंट के जो इमोशंस है, विशेस, वैल्यूज़ है, उसको बेनिफिट करते हैं पेशेंट के ही थेरेप्यूटिक प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। फोर्थ है रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। पेशेंट को हमको पॉजिटिव रीइंफोर्स करना है ताकि वो एडेप्टिव बिहेवियर, एडजस्ट
एडजस्टमेंट कर सके, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट ऑफ द बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट ऑफ डिफेंसेस, एनकरेज करना पेशेंट को ताकि वो यूज़ कर सके हेल्दी एडाप्टिव डिफेंसेस, और इस तरह से डिस्करेज करना है अनहेल्दी और मैल एडाप्टिव बिहेवियर को। सेल्फ एस्टीम हमको इंक्रीज़ करना है ताकि उसका फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ रिगेन कर सके। और लास्टली है एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्यूशन, एग्जामिन कर लेंगे अल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्विंग द इमीडिएट प्रॉब्लम एंड देन प्रॉब्लम ढूंढ के सॉल्व करने की कोशिश करवाएंगे। सो दिस आर द टेक्निक्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन: कैथारसिस, क्लैरिफिकेशन, मैनिपुलेशन, रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, डिफेंसिव सपोर्ट, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करेंगे, और एक्सप्लोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम जाते हैं लास्ट पार्ट, रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन। नर्सेस डेली इस सिचुएशन में, क्राइसिस सिचुएशन में डेली रिस्पॉन्ड करते हैं। इट कैन अकर इन एनी यूनिट, फॉर एग्जांपल जनरल हॉस्पिटल है, होम सेटिंग्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, स्कूल, ऑफिसेज एंड इन प्राइवेट प्रैक्टिस, कहीं भी क्राइसिस हो सकता है और नर्सेस को रिस्पॉन्ड करना होता है। इसलिए क्राइसिस इंटरवेंशन की जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में स्किल, समझ, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एज अ नर्स। सो फर्स्ट स्टेप है इसकी नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्टली इवैल्यूएशन। नर्सिंग असेसमेंट में हम क्या करेंगे, इवेंट, प्रेसिपिटेटिंग इवेंट और स्ट्रेसर्स को समझेंगे, पेशेंट का क्या परसेप्शन है, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट सपोर्ट सिस्टम, लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, एंड पेशेंट्स प्रीवियस स्ट्रेंथ एंड कोपिंग मैकेनिज्म। तो ये पहला स्टेप है हमारा नर्सिंग असेसमेंट। सबसे पहले हम इवेंट को समझेंगे, स्ट्रेसर को समझेंगे, पेशेंट का क्या परसेप्शन है इवेंट या स्ट्रेस के बारे में, पेशेंट का जो नेचर है, स्ट्रेंथ है, लिमिटेशंस है, उसको देखेंगे, और पेशेंट का जो लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, कितने लेवल तक वो सफ़र कर रहा है, एंड प्रीवियस स्ट्रेंथ एंड कोपिंग मैकेनिज्म क्या यूटिलाइज किया या है वो देखेंगे इन नर्सिंग असेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नर्सिंग diagnosis. So nursing diagnosis can be ineffective individual coping, ineffective family coping, dysfunctional family process, post-trauma response. Like ineffective individual coping refers to inability to ask for help, problem solving or meet role expectation. Ineffective family coping occurs when the family support system are not successful and family's economic or social well-being is threatened. So this is नर्सिंग डायग्नोसिस। प्लानिंग में हम प्रीवियसली कलेक्टेड डाटा को एनालाइज करेंगे और स्पेसिफिक इंटरवेंशन को प्रपोज करेंगे। इस दौरान नर्सेस फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को देखेंगी, जैसे कि डायनामिक्स अंडरलाइंग द प्रेजेंट क्राइसिस आर फॉर्मुलेटेड, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स आर एक्सप्लोर्ड, स्टेप्स फॉर अचीविंग द सॉल्यूशन आर आइडेंटिफाइड, एनवायरमेंटल सपोर्ट नीडेड टू द पेशेंट इज डिसाइडेड। प्लान क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसकी क्या डायनेमिक्स है वो फॉर्मुलेट करेंगे, क्या क्या सॉल्यूशन है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन वो लिस्ट आउट करेंगे, जो बेस्ट स्टेप है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल सपोर्ट देंगे डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कोपिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके अनुसार हम एनवायरमेंटल सपोर्ट देंगे। सो दिस इज प्लानिंग फेज। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। सो पहला पॉइंट है इसमें एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, जनरल सपोर्ट, जेनरिक अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच। पहला एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जिस वजह से पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए हम थोड़ा सा सप्रेस करें या फिर हटा दें। फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर जॉब में जाने की डिफ़िकल्टी है तो हम एक हफ्ते का उसको सिक लीव दिलवा देंगे, जिससे कि पेशेंट का जो स्ट्रेस है वो रिमूव हो जाए, थोड़ा काम हो जाए, रिलीफ हो जाए, एंड देन फिर से अगर उसको जॉब शुरू करें तो थोड़ा तब तक संभल जाए। सो दिस इज एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन। सेकेंड है जनरल सपोर्ट। The nurse uses warmth, acceptance, empathy and reassurance to provide general support to the patient. Third है generic approach. It is designed to reach high-risk individuals and large group as quickly as possible. इसलिए इसे generic approach कहा गया है। For example, in social disaster, debriefing is a method of generic approach. Debriefing method में disaster victims को हम help करते हैं ताकि वो उनके events को recall कर सके, क्लैरिफाई कर सके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को। इस तरह से इंडिविजुअल जो रहता है अपने परसेप्शन को रिलीव करता है इवेंट को एक फैक्चुअल वे में, और इस तरह से एनकरेज होता है ग्रुप सपोर्ट का, एंड दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन नॉन-वर्बल रिएक्शन टू क्रिटिकल इवेंट। गोल ऑफ डीब्रीफिंग इज टू प्रिवेंट द मालएडेप्टिव रिस्पॉन्सेज दैट मे रिजल्ट इफ द ट्रॉमा इज सप्रेस्ड।
So this is generic approach. Next है हमारा individual approach. It is a type of crisis intervention similar to the diagnosis and treatment of a specific problem in a specific patient. इसलिए हम इसको individual approach बोलते हैं. It is mostly used in combined situational and maturational crisis and also beneficial when the symptoms include homicidal and suicidal risk. So this was about individual approach. अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारे नर्सिंग रोल का इवैल्यूएशन. द नर्स एंड पेशेंट रिव्यू द चेंजेस दैट हैव अकर्ड. नर्स देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, इफेक्टिवली पेशेंट ने कोप अप किया है. एट द सेम टाइम पेशेंट क्या अंडरस्टैंड किए, क्या सीखे अपने क्राइसिस, जो कि उनको हेल्प करेगा फॉर कोपिंग विद फ्यूचर क्राइसिस. अगर गोल सारे मेट हो गए तो पेशेंट एंड नर्स कैन रिटर्न टू द फर्स्ट स्टेप असेसमेंट एंड कंटिन्यू टू द फेजेस again. If the goal is not achieved, then it will repeat the same steps for assessment, planning, implementation and evaluation. Otherwise it will terminate the process of intervention because the goal is met. So this was about role of nurse in crisis intervention. अब हमारा लास्ट टॉपिक है modalities of crisis intervention. कम्युनिटी बेस्ड मोडालिटीज़ को डेवलप किया ताकि क्राइसिस इंटरवेंशन हो सके. हमको पेशेंट के आने का वेट नहीं करना है. इन मोडालिटीज़ के द्वारा हम पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं. इजी एक्सेस को ये प्रमोट करता है. तो पहला है मोबाइल क्राइसिस प्रोग्राम्स, टेलीफोन कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप वर्क, डिसास्टर रिस्पॉन्स, विक्टिम आउटरीच प्रोग्राम, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स. तो पहला देखते हैं मोबाइल क्राइसिस टीम. ये प्रोवाइड करता है फ्रंटलाइन क्राइसिस इंटरवेंशन टू इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़. नर्स जो है वो मेंबर है मोबाइल क्राइसिस टीम का, ताकि वो एबल है प्रोवाइड कर सके ऑन साइट असेसमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, referral and educational services to the patient, family and community at large. So this was mobile crisis program. Second है हमारा टेलीफोन कॉन्टैक्ट्स. इंस्टेड ऑफ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नर्स जो है थ्रू टेलीफोन कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि कम्युनिकेट कर सके पेशेंट और उनकी फीलिंग्स को वेंटिलेट कर पाए. और नर्स शुड हैव इफेक्टिव लिसनिंग स्किल टू प्रोवाइड crisis intervention to the victims. So this is for telephone contacts which is through call. थर्ड है ग्रुप वर्क. पीपल जिनका कॉमन ट्रेट्स है उन स्ट्रेसर एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स टू एक्सप्रेस कॉमन कंसर्न एंड एक्सपीरियंसेस, फॉस्टर होप एंड बिल्ड म्यूचुअल सपोर्ट. सो दिस इज ग्रुप वर्क. नर्स का रोल इसमें क्या है, एक एक्टिव रोल है, फोकल एंड फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट. नर्स एंड ग्रुप हेल्प द patient solve problem and reinforce new problem solving behavior. So this is third point, group work. Fourth है हमारा disaster response. पॉइंट से समझ आ रहा है डिसास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, एयरप्लेन क्रैशेस, फायर, न्यूक्लियर एक्सीडेंट. नर्सेज को बुलाया जाता है बिकॉज नर्स हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डीलिंग विद साइकोसोशल प्रॉब्लम ऑफ डिसास्टर विक्टिम्स. वो पार्टिसिपेट करते हैं क्राइसिस ऑपरेशन और एक्ट करते हैं एज अ केस फाइंडर फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोसोशल स्ट्रेस. इस दौरान नर्सेस जेनेरिक अप्रोच का यूज़ करती है फॉर क्राइसिस इंटरवेंशन so that as many people as possible can receive help in a short duration of time. Next है victim outreach programs. It uses crisis intervention technique to identify the needs of victims and then to connect them with appropriate referrals and other resources. इन विक्टिम्स को थॉरो इवैल्यूएशन, एम्पैथेटिक सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत होता है एंड हेल्प विद द लार्ज सिस्टम एंड सोशल नेटवर्किंग सिस्टम. नेक्स्ट है क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर. ये ऐसे सेंटर्स है जो कि प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी साइकेट्रिक केयर एंड काउंसलिंग टू द विक्टिम्स जो एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट, ऑफन इन्वॉल्व सुसाइड अटेम्प्ट्स और ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़. ये 24/7 वर्क करते हैं. ऐसे सर्विस सेंटर जो है 24/7 वर्क करते हैं एंड दिस सर्विसेज कैन बी डायरेक्टली डिलीवर्ड ऑन द प्रेमाइसेस और काउंसलिंग में भी प्रोवाइडेड ओवर द फोन. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू हेल्प द पर्सन कोप विद द इमीडिएट प्रॉब्लम एंड टू ऑफर गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी. लास्ट है पॉइंट है इसमें हेल्थ एजुकेशन. सो नर्सेज इन्वॉल्व होते हैं आइडेंटिफाई पीपल हु आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग क्राइसिस एंड इन टीचिंग कोपिंग स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ क्राइसिस. तो हेल्थ एजुकेट करना है, मेनली आइडेंटिफाई करना है जो कि एट हाई रिस्क में है और टीच करना है कोपिंग स्ट्रैटेजीज. सो दिस इज़ हेल्थ एजुकेशन. अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके किसको ज़रूरत है, क्या सर्विसेज अवेलेबल है सोसाइटी में, एटीट्यूड चेंज कर सके ताकि पीपल फ्री होके फील फ्री करे और सीख कर सके सर्विसेज को और ऑब्टेन करे इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अदर्स
deal with the potential crisis producing problems. So these are the modalities of crisis intervention. पहला था मोबाइल क्राइसिस प्रोग्राम, टेलीफोन कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप वर्क, डिसास्टर्स रिस्पॉन्स, विक्टिम आउटरीच प्रोग्राम, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स एंड हेल्थ एजुकेशन. तो आज हमने देखा क्राइसिस डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्राइसिस, फेसेस ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस इंटरवेंशन, स्टेप्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, रोल ऑफ नर्स और लास्टली मोडालिटीज़ ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा. अगर हाँ तो ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले. थैंक यू.